हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है प्रमुख घटनाएं, आंदोलन एवं समझौते। तो देखिए, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए, जो कांग्रेस की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे कांग्रेस के? A.O. ह्यूम। पहले कांग्रेस का नाम जब स्थापना हुई थी उसके समय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में जो हमारे वयोवृद्ध पुरुष हैं दादा भाई नौरोजी, उनके कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और जो इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, और प्रथम महिला इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम महिला, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। तो प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि जब बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का विभाजन उस समय हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो बंगाल विभाजन हुआ था वह कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, और इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। इसका जो मेन उद्देश्य था बंगाल विभाजन का कि हिंदू और मुस्लिम में जो एकता बनी हुई थी उस समय उसको तोड़ना। और जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। जब 16 अक्टूबर को यह लागू हुआ उस दिन भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने एक प्रसिद्ध गीत गाया था, और गीत है आमार सोनार बांग्ला, जो कि बाद में जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान बना। ठीक है, और बंगाल विभाजन के बाद 7 अगस्त 1905 को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें सभी अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1906 में। जो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में आगा खां और जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसको सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करें आगे। इसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के रासबिहारी घोष, घोष नहीं घोष है, रासबिहारी घोष। और इसमें गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। तो आज सूरत में किस किस का विभाजन हुआ? नरम दल और गर्म दल का। और बात करें नरम दल के नेताओं की
तो नरम दल के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, जिनको कि वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब जी, ये नरम दल के प्रमुख नेता थे। और बात करें गरम दल के नेताओं के बारे में, तो एक तो इसमें जो लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और एक इसमें अरविंद घोष भी इम्पोर्टेंट है। ये चारों गरम दल के नेता थे। ठीक है, बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। बात करें आगे कि बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया था, और जिस समय यह रद्द किया गया उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग, और ये लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय पे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं अक्सर जो इंसिडेंट हैं, ये घटनाएं हैं, ये कौन सी घटना किस वायसराय, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, तो ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, देखिए 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, तो इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहला आंदोलन अपना शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह, जिसका उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। और चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को। ठीक है, और महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भूख हड़ताल की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। ये पूछा जाता है कि भारत आने के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में भूख हड़ताल की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन दोनों ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो जो होम रूल आंदोलन है वो 1916 में शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और इन दोनों ने अपना जो आंदोलन है वो अलग अलग क्षेत्र में शुरू किया था। तो जो पुणे में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ वो तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, और जो मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ वो एनी बेसेंट ने। ठीक है, और इस आंदोलन की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ही स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, और इन्हीं को भारत की कोकिला कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी ने कहा था। इनकी प्रमुख किताबें हैं कुछ, इनमें प्रमुख हैं द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम। तो ये 3 इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीखाजी कामा। बात करें इनके बारे में,
तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता। और इन्होंने ही जो पेरिस इंडियन सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कहाँ पे की थी इन्होंने? पेरिस में की थी। और 1905 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता या भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। ठीक है, बात करें आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय उपद्रव के पिता हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, और वह नारा क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है कि यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, और यह नारा कब दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें 1916 में इन्होंने यह नारा दिया था। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है गीता रहस्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछी भी जाती रही है। ठीक है, जो गीता रहस्य किताब है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में। ठीक है, और यह जो वर्मा है वहाँ की मांडले जेल में लिखी गई थी। बर्मा की मांडले जेल में इन्होंने यह किताब लिखी थी, गीता रहस्य। ठीक है, बात करें आगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि गणपति उत्सव की शुरुआत 1894 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने एक और उत्सव की शुरुआत की थी, वह है शिवाजी उत्सव। तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और क्यों की गई थी इन दोनों की शुरुआत, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत? जो आम लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए, आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए इन दोनों त्योहारों की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात करें आगे अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक के दो प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं, एक तो केसरी और एक मराठा। ठीक है, बात करें आगे इसके बारे में। तो इनके दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, केसरी और मराठा। तो जो केसरी है वो तो मराठी भाषा में लिखा गया था, और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि मराठा है तो मराठी भाषा में लिखा गया होगा, नहीं, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। और क्यों किया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए। उस समय 1920 उस समय उसके दौरान जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और जो राष्ट्रवाद पनप रहा था उसको कुचलने के लिए रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, बात करें आगे कि रोलेट एक्ट को 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था, और इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और यह कानून नो अपील, नो वकील और नो दलील वाला कानून भी कहा जाता था। और इस कानून के तहत ही जो दो प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था इसी कानून के तहत। और इन्हीं की रिहाई के लिए जब पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे इनकी रिहाई के लिए, तभी जो जनरल डायर था उसने जो निहत्थे आम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिससे कि हज़ारों लोगों की उसमें जान चली गई। ठीक है, इसी रोलेट एक्ट का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्या कांड। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस दिन घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। ठीक है, देखिए 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। जो पंजाबियों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होता है बैसाखी, उस दिन यह हत्याकांड हुआ था। इसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और इस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था और इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, एक आयोग नियुक्त किया गया और वो था हंटर कमीशन। और इसमें इसने अपनी रिपोर्ट पेश की कि जो जनरल डायर था उसने अपने बचाव के लिए लोगों पर गोलियां चलवाई थी। ठीक है, और इसको जनरल डायर को भारत से ब्रिटेन भेज दिया गया। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के बारे में कि जो खिलाफत आंदोलन है उसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अली बंधु। इसके संस्थापक थे अली बंधु, मतलब दो भाई थे शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों भाइयों ने इसको शुरू किया था खिलाफत आंदोलन को। और खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था कि जो तुर्की का खलीफा था, तुर्की का खलीफा, इसके साथ अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था, बुरा व्यवहार किया था और इससे ठेस पहुंची भारत के मुसलमानों को। क्योंकि जो तुर्की का खलीफा था वो मुसलमानों का सबसे अहम पद पर, मतलब उन्होंने उसको दर्जा दे रखा था तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमानों ने। तो जब अंग्रेज़ों ने इसकी अपमान किया, इसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया और वह आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, जिसके संस्थापक थे शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था अगस्त 1920 में। ठीक है, और इसी आंदोलन में जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो कि अंग्रेज़ों ने उन्हें बोअर के युद्ध में प्रदान की थी। जो बोअर का युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान यह उपाधि अपनी त्याग दी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1920 में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी। तो चौरी चौरा घटना घटित हुई थी फरवरी 1922 में। ठीक है, तो यह 4 फरवरी 1922 में, पहले इसकी जो तारीख थी वो 5 फरवरी थी, लेकिन रिसेंट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 4 फरवरी कर दिया है। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। और चौरी चौरा स्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, और जो चौरी चौरा घटना हुई फिर उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन बिल्कुल अहिंसा के साथ शुरू किया गया था, लेकिन इसमें हिंसा हो गई तो उन्होंने इससे दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, जिनको CR दास भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इनका शॉर्ट नाम दे दिया जाता है CR दास, तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1923 में। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, तो वो कौन सा अधिवेशन है? बेलगाम कर्नाटक का अधिवेशन। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी बेलगाम कर्नाटक के अधिवेशन में।
ठीक है। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, तो चलिए बात करें आगे। अगला प्रश्न है कि जो काकोरी ट्रेन डकैती है वह कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1925 को। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, चलिए बात करें इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती है वह 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जो लखनऊ के पास एक गांव है काकोरी, उस गांव में जो भारत के क्रांतिकारी हैं कुछ 2-4 प्रमुख, उन्होंने एक ट्रेन लूट ली थी। ठीक है, और इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो ये 3 हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां, इनको तो बाद में पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भागने में सफल रहे। ठीक है, लेकिन फिर इनको भी बाद में जो इलाहाबाद का अल्फ्रेड नोबेल पार्क है वहाँ पे इनको पकड़कर, हालांकि पकड़ा तो नहीं गया, इन्होंने अपने आप को, जब अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली और ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और इसका गठन कब हुआ था? 1927 में ब्रिटेन में इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए बात करें आगे कि जो साइमन कमीशन है उसका गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1927 में किया गया था। और इस कमीशन के हेड कौन थे? सर साइमन। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सर साइमन। और इस कमीशन का मुख्य कार्य था कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। और इस कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा गया क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसमें जो जितने भी 7 सदस्य थे वो सातों के सातों ब्रिटिश लोग थे, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी कहा गया। और भारत में जब यह कमीशन आया तो इसका जमकर विरोध हुआ और इस विरोध में भारतीयों ने नारेबाजी भी की, साइमन गो बैक के नारे लगाए। और विरोध के समय पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसके कारण जो लाला लाजपत राय थे वो घायल हो गए और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और यह आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। गुजरात का एक किसान आंदोलन था ये, गुजरात का किसान आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि इसी आंदोलन के तहत जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दांडी नमक मार्च, जो मतलब दांडी मार्च था, उसमें गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 78। जब दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया गया था वहाँ से साबरमती आश्रम से तो उनके साथ 78 लोग गए। लेकिन बाद में जब वो वहाँ पे पहुँचे दांडी में तो उनके साथ 50,000 से भी ज़्यादा लोगों का समूह शामिल था।
ठीक है। बात करें आगे कि जो दांडी मार्च है उसको नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया था और यह कहाँ से कहाँ तक था? यह साबरमती आश्रम गुजरात से दांडी गुजरात तक था। ठीक है। और 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है। चलिए बात करें आगे अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए बात करें आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। यह किससे संबंधित था? यह गांधी इरविन समझौते से संबंधित था। ठीक है। बात करें गांधी इरविन समझौते के बारे में तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौते में महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी। ठीक है। और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौते को। ठीक है। चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है। बात करें भगत सिंह की एक प्रसिद्ध किताब है और किताब का नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी एक प्रमुख किताब है जो कि अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो का तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है। बात करें गोलमेज सम्मेलन के बारे में। देखिए जो अंग्रेज हैं उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन। इनको गोलमेज क्यों कहा गया था? क्योंकि एक सम्मेलन आयोजित किया था, मतलब एक तरह से एक सभा सी समझ लो। तो वह एक राउंड टेबल पर होता था, एक मेज होती थी गोल, उस पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता था, इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ठीक है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 17 नवंबर 1932 को। और इन तीनों सम्मेलनों में एकमात्र भारतीय, मतलब एकमात्र तो नहीं, इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से किस महिला प्रतिनिधि ने भाग लिया? सरोजनी नायडू ने। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि महिला प्रतिनिधि जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने गई वो थी सरोजनी नायडू। और महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? केवल दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और जिस समय यह तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। बात करें आगे अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? जो पूना पैक्ट हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए जो पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में, जो कि पुणे में है, और 1932 को यह पैक्ट हुआ। इसके कुछ परिणाम भी सामने आए। तो इसके क्या क्या परिणाम सामने आए कि जो केंद्रीय विधानमंडल था
उसमें दलित वर्ग के लिए जो सुरक्षित सीटें थी उनको 18% बढ़ा दिया गया। जितनी सुरक्षित सीटें थी उनमें 18% की बढ़ोतरी की गई। और जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें जो दलित वर्ग की जो आरक्षित सीट थी 71, उनको बढ़ाकर 147 कर दिया गया। तो इस पूना पैक्ट के 2 इम्पोर्टेंट परिणाम हुए जिनको कि ध्यान रखना है। केंद्रीय विधानमंडल में इनकी सीट 18% बढ़ा दी गई और प्रांतीय विधानमंडल में इनकी सीट 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर है 1940। जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं उन्होंने 1940 के लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, जो लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था 1940 में, इसमें इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और इसके अध्यक्ष भी मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। जो मुस्लिम लीग का 1940 का अधिवेशन हुआ उसके हेड भी जिन्ना ही थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। जो विनोबा भावे हैं उनके द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 में। ठीक है, और इस आंदोलन को शुरू करने का क्या उद्देश्य था? तो इस आंदोलन का शुरू करने का उद्देश्य था कि जो भारत के जो धनी जमींदार थे, धनी जमींदार, तो धनी जमींदारों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना। धनी जमींदारों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन 0 आवर। जब 8 अगस्त को, मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था उससे पहले आधी रात को 12 बजे एक ऑपरेशन चलाया गया अंग्रेज़ों ने, ऑपरेशन 0 आवर। और इसके तहत जितने भी बड़े बड़े भारत के नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करके सभी को अलग अलग जगहों पर नज़रबंद कर दिया गया। और फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा है करो या मरो, इसी आंदोलन के तहत उन्होंने दिया था, डू एंड डाई। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि जो क्रिप्स मिशन है वह किस वर्ष भारत आया? तो इसका सही उत्तर है 1942 में। जो क्रिप्स मिशन था वह 1942 में भारत आया और इसके हेड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। ठीक है, और इसी मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, तो चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1947 को। और इस योजना को जून योजना भी कहा जाता है, जून योजना के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। यह योजना 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए शुरू की गई थी।
भारत के विभाजन के लिए शुरू की गई थी और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, प्रमुख घटनाएं, आंदोलन और समझौते। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर वीडियो का कंटेंट अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। धन्यवाद।